हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें एक कपल अपलाचियन पहाड़ों के एक फॉरेस्ट कैबिन में छुट्टियां मनाने गया था। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे क्रिएचर से हुआ जिसके बारे में सिर्फ वहां के लोकल लोग जानते थे। वो कैसा दिखता था, किस तरीके से छिपकर अपना शिकार करता था, ये सब चीजें आपको इस कहानी में जानने को मिलेंगी। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपने कीमती हाइप पॉइंट्स भी इस वीडियो को जरूर देना। आपके इस छोटे से सपोर्ट से इस वीडियो को रीच मिल सकती है। कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशन भी जरूर देना। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का रिप्लाई करूं, और जो कमेंट मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे बेस्ट लगेगा उसको मैं पिन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रेलैंड नाम का एक कस्बा है, और सच कहूं तो वो अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल सही है। वो एक शांत सा गांव है जो टेनेसी नदी के किनारे और अपलाचियन पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। गर्मियों के मौसम में वो जगह उन लोगों से भर जाती है जो शहर की जिंदगी से दूर कुछ दिन जंगलों में बिताना चाहते हैं। एक साल पहले मैं भी उन्हीं वीकेंड ट्रैवलर्स में से एक था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कुछ दिनों के लिए जंगल में खो जाऊं और मदर नेचर की हीलिंग अपने टूटे फूटे मन पर असर करती हुई महसूस करूं। उस वक्त मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। मैंने कॉलेज से डिग्री तो ले ली थी, लेकिन मेरे ऊपर भारी स्टूडेंट लोन था और मुझे अपनी फील्ड में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। अपनी डिग्री से जुड़ी हर जॉब में मैंने अप्लाई किया, लेकिन एक इंटरव्यू तक नहीं मिला। पैसे की जरूरत थी तो मैंने एक छोटी सी जॉब पकड़ ली ताकि अपने बिल भर सकूं जब तक कुछ पक्का काम न मिले। 6 महीने बाद भी मैं उसी जॉब में अटका हुआ था और बाकी सारे मौके धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि उस जॉब का स्ट्रेस मुझे अंदर से खा रहा था। वहां के एम्प्लॉयज अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट बहुत बुरा था। हर छोटी बड़ी बात का बतंगड़ बनता था। रोज रोज की माइक्रो मैनेजमेंट ऐसी थी कि आदमी का बिल्डिंग से कूद जाने का मन करे। उस कंपनी को एक चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बिल्डिंग की खिड़कियां इतनी मजबूत बनाई थी कि उन्हें तोड़ना मुश्किल था, और शायद इसी वजह से कई लोगों की जान भी बच गई थी। उसके ऊपर से मेरा और मेरा पार्टनर चार्ली, हमारा रिश्ता एक मोड़ पर था। हम दोनों अपने भविष्य को लेकर सोच रहे थे, लेकिन सिर्फ हम में से एक जानता था कि उस भविष्य में दूसरा होगा भी या नहीं। हमारे अच्छे दिनों में हमारी लड़ाइयां भी हंसी मजाक जैसी होती थी, लेकिन हाल ही में वही बातें कड़वाहट और गुस्से में बदलने लगी थी। अचानक मेरा घर, जो कभी एक शरण जैसा था, अब एक ब्लैक होल जैसा लगने लगा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी अंधेरी होती जा रही है और मेरे पास उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमारी ट्रेलैंड की ट्रिप कई वजहों से बेहद जरूरी थी। मुझे उम्मीद थी कि जंगलों में जाकर मैं न सिर्फ आराम कर पाऊंगा, बल्कि दोबारा कनेक्ट भी कर पाऊंगा। अगर वो ट्रिप ठीक रही तो शायद हमारा रिश्ता बच सकता था, और अगर नहीं तो आगे क्या होगा, मेरे अंदर ये सोचने तक का मन नहीं था। हम दोनों मेरी पुरानी गाड़ी में साथ निकले। मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था, जिसे मैं डीप ब्लू बुलाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पार्टनर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो तो यकीन से कहता था कि मेरी कार वो सफर झेल नहीं पाएगी, लेकिन मैं वो बात मानने को तैयार नहीं था। क्या मेरी कार बदसूरत थी? हाँ, बिल्कुल थी। क्या वो 2 लाख माइल से भी ज्यादा चल चुकी थी? हाँ। क्या वो हमेशा शोर करती थी और चेक इंजन लाइट हमेशा जली रहती थी? हाँ, लेकिन मेरे लिए वो खास थी। फिर भी अंदर से मुझे भी डर था कि कहीं चढ़ाई पर वो शायद जवाब ना दे दे। लेकिन शुक्र है वो बूढ़ी गाड़ी उस सफर में साथ निभा गई। हमारा कैबिन बिल्कुल वीराने में था और देखने में ऐसा लगता था जैसे अब्राहम लिंकन के जमाने में बना हो, लेकिन वो किसी तंबू से तो बेहतर ही था। अंदर की हालत थोड़ी ठीक थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसका सबसे अच्छा हिस्सा था बड़ा सा पत्थरों का फायरप्लेस और एक आरामदायक किंग साइज बेड। वैसे भी उस सफर का असली आकर्षण कैबिन नहीं,
बल्कि उसका नजारा था। कैबिन के पोर्च से एक सुनहरी घाटी दिखती थी जिसमें ऊंची घास हवा में झूमती रहती थी। उसमें एक लकड़ी का रास्ता था जो सीधा एक नदी के किनारे तक जाता था। वो सच में देखने लायक दृश्य था। घाटी के दूसरी ओर घना पाइन का जंगल था, इतना घना कि बाकी घाटी से कई घंटे पहले ही अंधेरा हो जाता था। जब हवा चलती थी तो लाखों पत्तों के बीच से गुजरती आवाज ऐसे लगती थी जैसे समुद्र की लहरें हों। आंखें बंद करके आप खुद को बीच पर महसूस कर सकते थे। मेरे लिए वो सब किसी दवा से कम नहीं था। हमने कार से सामान उतार कर कैबिन सेट कर लिया और सोचा कि शहर जाकर कुछ सामान ले आते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ जरूरी चीजें जैसे चॉकलेट, मार्शमेलो और ग्रैहम क्रैकर्स, और हाँ, कुछ खाना, पानी और बियर। मैं तो बाहर के फायर पिट और अंदर के फायर प्लेस दोनों के लिए लकड़ी भी लाने वाला था। सच कहूं तो तभी से मुझे लगने लगा था कि टेंशन धीरे धीरे पिघल रही है। चार्ली को भी ऐसा ही लग रहा था। हम एक जनरल स्टोर पहुंचे जिसका नाम था एडी शैक, और वहां से वीकेंड के लिए सब सामान ले लिया। वो ट्रिप मजेदार बन रही थी। हम वैसा ही हंसी मजाक कर रहे थे जैसे रिश्ते की शुरुआत में करते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस वही बेवकूफी भरे चुटकुले और थोड़ा सा प्यार। हमें याद आया कि हम एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हैं। अगर पूरा वीकेंड ऐसे ही रहने वाला था तो मैं तो बहुत खुश था। और तभी हमारी मुलाकात हुई एडी से। एडी बिल्कुल छोटे कस्बे का क्लासिक कैरेक्टर था। उम्र कितनी थी कहना मुश्किल था। उसके सफेद और काले मिले जुले बाल एक पुराने ट्रकर हैट के नीचे छिपे हुए थे। उसने लाल और काले चेक की शर्ट पहनी थी जो काफी घिसी हुई लग रही थी और काले सस्पेंडर्स से टिकी हुई थी। सच कहूं तो जब हमने उसे देखा, वो लकड़ी के टुकड़ों को तराश रहा था, एक पुराने जमाने की ट्रक की शक्ल दे रहा था। एडी ने बिना ऊपर देखे पूछा, आप लोग शहर से हैं? मैंने पूछा, हाँ, आपको कैसे पता चला? वो हंसा। मैंने चार्ली की तरफ देखा और आंखें घुमाई। फिर उसने पूछा, कहाँ रुके हो? मैंने कहा, चिमनी वैली के पास वाले कैबिन में। अच्छी जगह है। मछली पकड़ने आए हो या शिकार करने या फिर कैंपिंग करने? मैंने कहा, बस रिलैक्स करने। फिर एडी ने पहली बार ऊपर देखते हुए कहा, हाँ अच्छा, रिलैक्स करने के लिए वो अच्छी जगह है, बिल्कुल वैसी जैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। हम दोनों थोड़ा शर्मा गए। चार्ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक्स, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एडी अब अपना लकड़ी का काम छोड़कर सामान की बिलिंग करने लगा। फिर उसने पूछा, पहले कभी यहां आए हो? मैंने कहा, नहीं, पहली बार आए हैं। सुंदर जगह है, वाकई कमाल की जगह है। हम विपरविल ट्रेल के ऊपर रुके हैं। मैं उस फील्ड में घूमने का इंतजार नहीं कर सकता। वहां बहुत सारे खूबसूरत जंगली फूल हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर उस घाटी में रात के समय जुगनुओं की तस्वीरें देखी हैं। मुझे लगता है हमें वहां बाद में जरूर जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए। मेरी बात सुनकर एडी ने हल्की हंसी हंसी और सर हिलाया। मैंने पूछा, क्या ये जगह सच में इतनी अच्छी है जितना बताया जाता है? नहीं, जगह सुंदर है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो रात को घाटी में मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। चार्ली ने कहा, हाँ, वहां जंगली जानवरों का खतरा होगा। लेकिन एडी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो जानवर जैसा ही है, लेकिन पूरा जानवर नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? तुम्हें पता है ये जंगल कितने पुराने हैं? ये पहाड़ों की रेंज जीसस से भी पुरानी है, भगवान से भी पुरानी, और नरक से भी गहरी और अंधेरी। वहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसकी बात सुनकर मैंने चार्ली की तरफ देखा और मेरी आंखें कह रही थीं कि बहुत बात हो गई, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन चार्ली अभी तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर वो जिज्ञासु नजर थी और मुझे समझ आ गया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले। चार्ली अब एडी की बातों में पूरी तरह से फंस चुका था। चार्ली ने पूछा, तुम जानवरों की नहीं, तुम बस किसी एक जानवर की बात कर रहे हो, है ना?
एडी ने मार्शमेलो पैक करते हुए सर हिलाया। हाँ, मैं एक खास जीव के बारे में बता रहा हूं जिससे मैं हमेशा दूर ही रहूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, बाकियों को तो चाय पर बुला लोगे, है ना? मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि इस अजीब सी कहानी में थोड़ा हल्कापन ला सकूं। एडी ने हंसकर कहा, नहीं, और वैसे भी मैं चाय पीने वाला नहीं हूं, मुझे तो बर्बन पसंद है। हम सभी लोग हंसने लगे। फिर चार्ली ने पूछा, वैसे आप किस जीव के बारे में बात कर रहे हो? एडी ने चॉकलेट बार बैग में रखते हुए कहा, वो जुगनुओं के रूप में आते हैं, लेकिन वो उस रूप में टिकते नहीं हैं। वो बस उनका घूमने का तरीका है, जंगल में खुल मिल जाने का तरीका है। लेकिन जब वो अपने असली रूप में आते हैं, हे भगवान! मैं कहना चाहता था कि मैंने तो इंस्टा पर कोई मॉन्स्टर नहीं देखे, लेकिन मुझे पता था वो बात कहने का कोई फायदा नहीं है। और सच कहूं, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इन जीवों के बारे में और भी सुनना चाहता हूं या नहीं। मुझे पता है मेरा दिमाग कैसे काम करता है। रात को जब चार्ली सो जाएगा और मैं जागता रहूंगा, तो मैं इन्हीं फायरफ्लाई मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता रहूंगा। चार्ली ने फिर पूछा, क्या है उनका असली रूप? एडी ने ऊपर देखा। वो सीधे चार्ली की आंखों में देखता हुआ बोला, द मैमन। मैमन? ये मैमन क्या है? ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि उनसे दूर रहना चाहिए। तो तुम्हें उनके बारे में पता क्या है? क्या वो इंसान है? एक तरह से हाँ, और एक तरह से नहीं। सुना है वो इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन इंसानों से भी लंबे होते हैं, और उनकी आंखें हरी चमकती हैं। और बस यही वजह है कि वो जुगनुओं के बीच घुल जाते हैं। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है। हमने सांस रोककर इंतजार किया, लेकिन एडी ने बस हमारा बैग पकड़ा दिया और कहा, आपका टोटल हुआ $22.35। मैंने पर्स निकाला, लेकिन चार्ली ने मेरा हाथ दबाया। एडी, सबसे बुरी बात क्या है? ओह हाँ, उनके हाथ लंबे ब्लेड जैसे होते हैं, और एक बार उन्होंने तुम्हें देख लिया। और वो बस इतना बोलकर रुक गया। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो क्या वो पीछा करते हैं? उन्हें दूर रखने के लिए आग के पास रहना पड़ता है। कम से कम मैंने तो यही सुना है। मैंने उसे खुद कभी देखा नहीं है, लेकिन गांव के कई लोगों ने उसे देखा है। मैंने कहा, मैं भी नहीं देखना चाहता, और मैंने एडी को पैसे पकड़ा दिए। एडी ने छुट्टे लौटाते हुए कहा, अगर तुम्हारे कैबिन में फायर प्लेस है तो आग जलाए रखना। दरवाजों से तो वो नहीं आ सकते, लेकिन चिमनी से अंदर जरूर आ सकते हैं। तो शायद मुझे और लकड़ी ले लेनी चाहिए, मैंने कहा, और $5 और दे दिए। अच्छा चलो, अब तुम दोनों मजे करो, मदर नेचर का आनंद लो। नेचर वाकई खूबसूरत है। हम जल्दी से स्टोर से निकल गए और एडी को उसकी लकड़ी तराशने के काम पर छोड़ दिया। कार में बैठकर पहले 10 मिनट तक हम बिल्कुल चुप रहे, लेकिन मुझे पता था ये चुप्पी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। चार्ली अब फटने ही वाला था, और वो आखिरकार बोल पड़ा, ये सब क्या बकवास थी? यार, मुझे भी कुछ नहीं पता, बस उन्हें मेमन बोलते हैं और वो जुगनुओं के रूप में आते हैं। तुम्हें लगता है वो जो कह रहा था? मैंने चार्ली की बात पूरी होने से पहले ही कहा, नहीं, ये सब बस जंगल की कहानियां हैं। बोरिंग लोग बनाते हैं ताकि टूरिस्ट को डरा सके। चार्ली ने मुझे चिढ़ाकर कहा, क्या तुम डर गए? मैंने झूठ बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि एडी कोई भरोसेमंद इंसान है। चार्ली हंसा, शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे तुमने वहां से शराब ली थी ना? हाँ, क्यों? चार्ली ने एडी की नकल करते हुए कहा, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता, मैं बर्बन पीता हूं। मैंने चार्ली की तरफ देखा और सर हिलाया। फिर चार्ली हंसने लगा और मैं भी हंस पड़ा। मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा। हम कैबिन लौटे और अभी थोड़ी रोशनी बाकी थी। मैं जल्दी डिनर बनाना चाहता था, लेकिन चार्ली अंधेरा होने से पहले ट्रेल पर जाना चाहता था। उसने पूछा, नदी पर चलोगे? मैंने कहा, हाँ, लेकिन डिनर? उसने कहा,
जब लौटेंगे तो बना लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, इतने में फायरप्लेस में आग जला देता हूं। चार्ली ने कहा, हाँ, पूरी तैयारी कर लो और उम्मीद करो कि मेमन तुम्हारी लकड़ी से छेड़छाड़ ना करे। मैंने कहा, हा हा, नाइस जोक। और फिर मैं फायरप्लेस में लकड़ी लगाने लगा। सच कहूं तो वो एक समझदारी थी। नदी तक की वॉक चार्ली ने जितनी सोची थी उससे लंबी थी और लौटते वक्त हम दोनों भूख से मर रहे होंगे। थोड़ी सी तैयारी बाद की चिड़चिड़ाहट से बचा देती है। कैबिन से नीचे लगभग 50 सीढ़ियों वाली एक लकड़ी की सीढ़ी घाटी तक जाती थी। नीचे पहुंचकर वो 3 अलग अलग ट्रेल में बढ़ जाती थी। सबसे लंबी और मशहूर ट्रेल थी विपरविल ट्रेल। वो एक ऊंचा लकड़ी का बोर्ड वॉक था जो घाटी की ऊंची घास और फूलों के बीच से होकर घूमते घूमते सीधा टेनेसी नदी तक ले जाता था। वो वॉक कमाल की थी। जैसे जैसे सीढ़ियों से उतरते नीचे की घाटी की खुशबू आने लगती थी। नदी की आवाज इतनी दूर से भी सुनाई देती थी और वो आवाज पक्षियों की पुकार और मधुमक्खियों की भनभनाहट के साथ मिलकर पूरे माहौल को जादुई बना देती थी। पूरी घाटी खिले हुए जंगली फूलों से भरी थी। आप हर तरफ जिंदगी से घिरे हुए महसूस करते थे। हम नीचे नदी तक पहुंचे और पैरों को पानी में डुबोकर बैठ गए। पानी बहुत ठंडा था तो हमने सोचा कल तैरने की कोशिश करेंगे। हम बस किनारे पर बैठ गए, बातें की और एक दूसरे से जुड़ गए। यही तो मुझे चाहिए था, यही मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन वक्त निकल गया और पता ही नहीं चला कि सूरज कब डूबने लगा। हम दोनों अंधेरे में वो सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते थे तो हमने कैबिन की तरफ वापस चलना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि चाहे कितनी भी जल्दी करें, पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। जंगल के पीछे सूरज ढलते ही वहां लगभग तुरंत अंधेरा हो जाता है और मुझे एडी की वो बात याद आ गई। ये जंगल नर्क से भी गहरे और अंधेरे हैं। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते साफ था कि हमें ज्यादातर सफर अंधेरे में ही करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि घाटी शाम के वक्त भी उतनी ही खूबसूरत थी। हवा चली और ऊंची घास समुद्र की लहरों जैसे हिलने लगी। आसमान में मैंने जितने तारे देखे उतने पहले कभी नहीं देखे थे। नदी की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, एकदम शांत और सुकून भरी। हम दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे बोर्ड वॉक पर चल रहे थे। चार्ली ने कहा, यह तो किसी सपने जैसा लग रहा है। मैंने कहा, तुम नहीं जानते कि मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। चार्ली ने मुझे ठीक किया, हमें जरूरत थी। मैंने कहा, हाँ, हमें जरूरत थी। हम दोनों की चाल धीमी हो गई। हम दोनों बस एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। चार्ली ने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और हम बोर्ड वॉक पर चलते रहे। मुझे सीढ़ियां दिख नहीं रही थी, लेकिन पता था कि हम पास ही हैं। अंधेरे में उन पुरानी लकड़ियों की सीढ़ियों को चढ़ने का ख्याल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक चार्ली चिल्लाया, देखो। उसने घास की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह माय गॉड, कितने सारे हैं। मैंने मुड़कर देखा। हमारे चारों तरफ चमकते जुगनू उड़ रहे थे। हरी और पीली रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी। वो शायद हजारों की संख्या में थे। एक पल में ही मैं अपने बचपन में पहुंच गया। गर्मियों में मैं अपने दादा दादी के फार्म हाउस पर रहता था। रात को खेतों में बैठकर जुगनुओं को निहारा करता था। मैंने चार्ली का कंधा पकड़ा और उसे हल्के से दबाया। फिर मैंने धीरे से कहा, यह तो अनबिलीवेबल है। मुझे बहुत खुशी है कि हम आज रात यहाँ आए। चार्ली ने कहा, मुझे भी। एक काम करते हैं, एक फोटो लेते हैं। चार्ली ने मोबाइल निकालते हुए कहा, पास आओ, मैं दोनों की सेल्फी लेता हूं और पीछे जुगनू होंगे और कितनी अच्छी फोटो आएगी। चार्ली ने मोबाइल निकाला और फोटो खींच ली, लेकिन बदकिस्मती से ऑटो फ्लैश ऑन था। तेज रोशनी हमारी आंखों में चुभ गई। मैंने आंखें मसलते हुए कहा, अरे यार, ये क्या कर रहे हो? चार्ली ने हंसी दबाते हुए कहा, सॉरी, मेरी गलती है। इस बार नाइट मोड में फोटो लेता हूं। बस थोड़ी देर स्थिर खड़े रहना, हिलना मत। हमने फिर से कोशिश की। इस बार फ्लैश ने परेशान नहीं किया। चार्ली ने फोटो देखी
और खुशी से हल्की सी चीख निकाली। देखो यार, कितने सारे जुगनू हैं। मैंने फोन लिया और फोटो देखी। हमारे चारों तरफ जुगनू ही जुगनू थे। सचमुच कमाल की तस्वीर थी। मुझे हमेशा से पसंद था कि चार्ली कितनी अच्छी फोटोग्राफी करता है। सिर्फ एक सेल्फी को भी वो इतना खूबसूरत बना देता था। मैं फोन वापस करने ही वाला था कि मुझे तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। मैंने जूम किया और मेरी सांस रुक गई। चार्ली और मेरे बीच की जगह पर 2 जुगनू थे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला वो जुगनू नहीं थे, वो आंखें थीं। कोई हमारे पीछे बोर्डवॉक पर खड़ा था। मैं ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे चार्ली को बताना था। मैंने फोन में नोटपैड खोला और टाइप करना शुरू किया। चार्ली उलझन में था। उसने कहा, अरे मैं इसे इंस्टा पर डालने वाला था, तुम ये क्या करने लगे? मैंने उसे स्क्रीन दिखाई और उस पर लिखा था, हमारे पीछे कोई है। मोबाइल की हल्की रोशनी में मैंने देखा चार्ली का चेहरा खुशी से डर में बदल गया। चार्ली ने फोन लिया और टाइप किया, क्या तुम्हें यकीन है? मैंने वो फोटो खोली और फोन वापस दे दिया। चार्ली ने वो फोटो देखी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फोन उसके हाथों में कांपने लगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि हम दोनों को थोड़ी हिम्मत मिल सके। मैं झुककर उसके कान में फुसफुसाया, हम लोग 3 पर भागते हैं, ठीक है? चार्ली ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है ये मेमन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, भागने के लिए तैयार हो जाओ। चार्ली ने सर हिलाया और फोन जेब में रख लिया। मैंने कहा, पीछे मत देखना, सीधे सीढ़ियों की तरफ भागना। 1 2 3। हम दोनों रॉकेट की तरह भागे। पहले तो सिर्फ हमें हमारे कदमों की आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि शायद जो मैंने फोटो में देखा था वो मेरा वहम था। फिर अचानक पीछे से एक तीखी चीख गूंजी। वो आवाज मेरी रीढ़ में चढ़ती हुई सीधे दिमाग में घुस गई। जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। चार्ली ने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है यार? और मैंने कहा, बस भागते रहो। चार्ली पहले सीढ़ियों तक पहुंचा और 2-2 करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे डर था कि पुरानी सीढ़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अब इसकी चिंता करने का वक्त नहीं था। पीछे से वो चीज तेजी से करीब आ रही थी। उसके कदम बोर्डवॉक पर हिंसक आवाज कर रहे थे और हर कदम पर लकड़ी में कुछ चाकू जैसा धंसता हुआ सुनाई दे रहा था। अचानक मुझे एडी की बात याद आई, उसके ब्लेड जैसे हाथ हैं। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, भागते रहो, रुकना मत। वो सीढ़ी पूरी तरह से हिल रही थी और अगर वो सीढ़ी टूट जाती तो हम तो गए थे। मैं अभी 2/3 ऊपर पहुंचा ही था कि चार्ली ऊपर तक पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, कैबिन के अंदर जाओ, मैं बस आ ही रहा हूं। चार्ली एक पल के लिए रुका और फिर दौड़कर अंदर चला गया। मैं ऊपर पहुंच ही रहा था कि सीढ़ी जोर से हिली। मैंने नीचे देखा, हरी चमकती आंखें दिखाई दी। वो मेमन फिर से चीखा। मैंने कान बंद कर लिए। वो आवाज मेरे दिमाग को चीर रही थी। तभी चांद बादलों से बाहर आया और पल भर के लिए उसकी रोशनी उस जीव के हाथों से टकराई। एडी सही था, उसके हाथ बिल्कुल ब्लेड जैसे थे। मैंने देखा कैसे वो ब्लेड लकड़ी में धंसकर उसे 4-4 सीढ़ियां एक बार में चढ़ा रहे थे। अब भागने का वक्त था। मैंने पूरी ताकत लगाई और आखिरी सीढ़ियां पार की। चार्ली केबिन के दरवाजे पर खड़ा था, मुझे पुकार रहा था। पीछे मेमन और ऊपर चढ़ रहा था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं भागकर चार्ली के पास पहुंचा। हम दोनों बेकाबू हो चुके थे। मैंने दरवाजा धक्का मारकर बंद किया और लॉक लगा दिया। कमरे में नजर दौड़ाई। वो बड़ा सा बेड दिखा। वो दरवाजे को रोकने का काम कर सकता था। मैंने कहा, चार्ली, वो बेड। चार्ली तुरंत समझ गया। हम दोनों ने मिलकर वो भारी बेड
दरवाजे के सामने खींचा और उस पर जोर से टिक गए। हम तैयार थे कि मेमन धड़ाम से टकराएगा। चार्ली ने चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हम अंदर सुरक्षित हैं। उसने कहा, क्या वाकई हम अंदर सुरक्षित हैं? मैंने कहा, होने तो चाहिए। तभी मेमन सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और उसने फिर से चीख मारी। हम दोनों ने कान ढक लिए। वो चीख पूरी घाटी में गूंज गई। यकीन करना मुश्किल था कि ट्रेलैंड के हर इंसान ने उसे सुना नहीं होगा। हम इंतजार कर रहे थे कि अब वो दरवाजा तोड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे से सर उठाया और खिड़की से झांका। मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे पता था वो बाहर ही था। तभी अचानक छत पर धड़ाम की आवाज हुई। वो छत के ऊपर कूद गया था, लेकिन क्यों? दरवाजा क्यों नहीं? फिर मुझे एडी की बात याद आई, वो चिमनी से अंदर आ सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, चार्ली, ये चिमनी से आने वाला है। चार्ली ने तुरंत कहा, आग। मैंने कहा, मुझे लाइटर दो, जल्दी। चार्ली ने अपनी जेबें टटोली और एक लाइटर निकाला। मैंने उसे झपट कर लिया और फायरप्लेस की तरफ दौड़ा। ऊपर छत पर मेमन लड़खड़ा रहा था, लेकिन साफ था कि उसका रास्ता चिमनी ही थी। फायरप्लेस पर पहुंचा तो याद आया कि मैंने पहले से ही लकड़ियां सजा कर रख दी थी। मैं अपनी किस्मत पर हंस पड़ा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लाइटर जलाना शुरू किया और बार बार कोशिश की कि उसकी लौ जले। चल चल, जल्दी से जल जा। मेमन चिमनी के ऊपर पहुंचा और फिर से चीखा। मैं इतना डर गया कि लाइटर मेरे हाथ से गिर गया। मैंने कहा, शिट शिट शिट। मैं उसे उठाकर फिर से जलाने लगा। चिंगारी तो निकलती थी, लेकिन लौ नहीं जल रही थी। जल जा यार, जल जा प्लीज। मैंने सुना कि ब्लेड जैसे हाथ चिमनी के ऊपर पत्थर में धंस रहे थे। मेमन कुछ ही सेकंड में कैबिन के अंदर आने वाला था और हमने अपना दरवाजा खुद से बंद कर रखा था। यानी आने जाने का एकमात्र रास्ता हमने बेड लगाकर बंद किया हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, खून नसों में दौड़ रहा था। मेरी उंगलियां बेताबी से लाइटर से आग जलाने की कोशिश कर रही थीं। ऊपर से मुझे उसका भारी शरीर चिमनी में घुसता हुआ सुनाई दे रहा था। कुछ ही पल में मैं उसके आमने सामने आने वाला था। चार्ली चिल्लाया, यार जल्दी करो। मैंने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। चिमनी के पत्थर में ब्लेड धंसने की आवाज आ रही थी और उसका शरीर आगे बढ़ता जा रहा था। फिर से उसकी चीख गूंजी और इतनी तेज कि मेरे बाल हवा में झटक गए। मेरे बाएं कान से खून की बूंद निकली, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। मैंने पूरी ताकत से लाइटर का पहिया दबाया, इतना जोर से घुमाया कि मेरे अंगूठे पर निशान बन गया। लेकिन इस बार चिंगारी पकड़ गई, लौ जल उठी और उसी वक्त जब मैंने ब्लेड की नोक को चिमनी के मुहाने से निकलते देखा, मैंने लाइटर सूखी घास पर गिरा दिया। आग भभक उठी। मेमन फिर से चीखा। लेकिन ये चीख अलग थी, ये दर्द की चीख थी। वो ब्लेड वाला हाथ पीछे हट गया। मुझे सुनाई दिया कि उसका शरीर आग से बचने के लिए ऊपर की ओर खिसक रहा था। फिर वो चिमनी के ऊपर पहुंचा और उसने बहुत तेज चीख मारी। फिर ब्लेड से छत को पकड़कर कूदकर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। वो जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी गया। मैं जमीन पर लेट गया और हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि और क्या करूं। चार्ली मेरे पास आकर लेट गया। हम दोनों ने एक दूसरे को कस कर पकड़ लिया। लंबे समय तक कोई शब्द नहीं बोले गए, बस चुपचाप एक दूसरे से लिपटे पड़े रहे। तभी मुझे एहसास हुआ मैं चार्ली से कितना प्यार करता हूं। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इसे ही नेचर की हीलिंग बोलते हैं? चार्ली हंस पड़ा, मैं भी हंसने लगा। कुछ मिनट हम यूं ही लेटे रहे। ये वो रिलैक्सिंग ट्रिप बिल्कुल नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। आखिरकार जैसा हमेशा होता था, चार्ली सबसे पहले सो गया
मैंने पूरी रात आग जलती रखी, ध्यान रखा कि आग की लौ बुझने ना पाए। सुबह होते होते मैं भी थोड़ी देर सो गया, लेकिन खिड़की से आती धूप ने मुझे जगा दिया। चार्ली ने उठते ही पूछा, सब ठीक है ना? मैंने थकी हुई सांस लेकर कहा, सब ठीक है। उसने पूछा, हम घर वापस जा रहे हैं ना? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, अब हम घर ही जाएंगे। हमने बेड हटाया और अपना सारा सामान पैक किया। मैंने आखिरी लकड़ी को मशाल की तरह जलाया और दरवाज़ा खोला। मुझे नहीं लगता था कि मेमन बाहर होगा, लेकिन फिर भी खुद को रिस्क में नहीं छोड़ना चाहता था। चार्ली ने कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा, और मैं तुरंत मान गया। मुझे एक गहरी नींद की सख्त जरूरत थी। चार्ली ने आखिरी बैग गाड़ी में रखा और उसकी डिग्गी बंद की। क्या ये पुरानी गाड़ी हमें घर तक पहुंचा पाएगी? मैंने कहा, मुझे अपनी कार पर कभी शक नहीं हुआ। मैं मशाल बुझाने के लिए आउटडोर फायर पिट की तरफ गया। तभी जंगल के किनारे से एक सरसराहट सुनाई दी। मैंने वो लकड़ी कसकर पकड़ ली। मुझे लगा था ये जीव सिर्फ रात में निकलते हैं, पर मुझे सच्चाई का पता नहीं था। मैं पीछे से चिल्लाया, गाड़ी स्टार्ट करो चार्ली। चार्ली ने चाबी घुमाई, इंजन फड़फड़ाया, पर चालू नहीं हुआ। दूसरी बार कोशिश की, फिर भी नहीं। तीसरी बार भी नाकाम रहा। चार्ली खिड़की से झांककर बोला, अब और क्या गलत हो सकता है? तभी मेमन की चीख गूंजी। वो जंगल से बाहर निकला और मेरी तरफ छलांग लगा दी। हवा में उड़ता हुआ वो मेरे ऊपर गिरने ही वाला था। समय जैसे थम गया था। मैंने चार्ली की चीख सुनी, गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनी। सूरज की रोशनी ब्लेड जैसे हाथों से टकरा रही थी। मैंने अपनी परछाई उन जुगनुओं जैसी आंखों में देखी, और तभी मुझे याद आया, मेरे हाथ में तो मशाल थी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मैंने मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। वो ऐसे धधका जैसे उसमें पेट्रोल भरा हो। वो मुझ पर गिरा, लेकिन मैंने लात मारकर उसे दूर धकेला और उठ खड़ा हुआ। मैं भागकर कार में कूदा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चार्ली ने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चिल्लाकर बोला, मुझे इस कार से नफरत है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेमन आग में लिपटा हुआ था, फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ रखा और फुसफुसाया, प्लीज चल जाना, प्लीज मेरे लिए स्टार्ट हो जा। चार्ली ने फिर से कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। सेकंड भर में चार्ली ने गाड़ी गियर में डाली और पूरी ताकत से पैडल दबाया। गाड़ी मिट्टी पर फिसली, लेकिन टायरों ने पकड़ बना ली और हम पहाड़ से नीचे चलने लगे। हमने 3 घंटे तक गाड़ी नहीं रोकी। ट्रेल एंड का वेलकम साइन आया। हम दोनों ने उसे बीच की उंगली दिखाई। ये पक्का था, हम वहां कभी लौटकर नहीं आएंगे। वक्त बीतने के साथ हालात सुधर गए। शायद मौत को सामने देखने के बाद जिंदगी की अहमियत समझ में आती है। चार्ली और मैंने लंबी बात की और साथ रहने का फैसला लिया। अब भी हम साथ ही हैं। जॉब में भी स्ट्रेस कम हो गया है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में ही छोड़ देना चाहिए। मुझे अब भी ड्रीम जॉब नहीं मिली, लेकिन ये अमेरिका है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल रात जब चार्ली मूवी देखते देखते सो गया, मैं बालकनी पर जाकर शहर को देखने लगा। शहर का शोर जंगल की हवा जितना सुकून भरा तो नहीं होता, लेकिन उसकी अपनी अलग खूबसूरती होती है। मैंने बियर का घूंट लिया और आवाजों को महसूस किया, और तभी मैंने वो चीख सुनी। मेमन की चीख। मैं झटके से सीधा बैठ गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ नहीं दिखा। न जुगनू, न ब्लेड वाले हाथ, कुछ भी नहीं। शायद मैं भ्रमित था, आवाज का वहम था। आखिरकार मैंने उसे जलते हुए देखा था। फिर भी मैं अंदर आ गया और हमारा प्रोपेन फायरप्लेस ऑन कर दिया। मैंने सोचा, अगर वो फिर से आया तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। एक बार पहले भी जला चुका हूं, फिर से जला दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करना और हाइप करना मत भूलना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले थर्सडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।